बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दो कलमात ऐसे हैं जो ज़ुबान पे बहुत हल्के हैं लेकिन वज़न में बहुत भारी हैं। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। आज के लेक्चर में हम करंट के इफ़ेक्ट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के अंदर हीट पैदा होती है। इसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस हीट इन द कंडक्टर। अब इसमें हीट पैदा होने की वजह क्या है? जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं। तो रास्ते में जो एटम्स पड़े हैं उनसे जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ एनर्जी एटम्स को ट्रांसफर करते हैं, जिस वजह से एटम्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और मटेरियल का या कंडक्टर का टेम्परेचर भी बढ़ता है, क्योंकि एटम्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह कंडक्टर में हीट पैदा होती है। हीट कितनी पैदा होती है ये हम जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग से फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस हो R और उसमें से करंट फ्लो कर रहा हो I फॉर टाइम t, तो उसमें पैदा होने वाली हीट बराबर होगी I² RT। तो इस फार्मूले में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर करंट डबल कर दिया जाए तो हीट 4 टाइम बन जाएगी, रेजिस्टेंस डबल कर दें तो ये डबल हो जाएगी, टाइम डबल कर दें तो ये डबल हो जाएगी, अगर करंट हाफ कर दें तो ये 1/4 हो जाएगी, एंड सो ऑन। एप्लीकेशंस इस फिनोमिना के हम बहुत सारे फ़ायदे भी उठा रहे हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिकल केटल है जिसमें हम करंट गुजारने से हीट पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्टोव है, इलेक्ट्रिकल आयरन है, इलेक्ट्रिकल टोस्टर है, एटसेट्रा। फिलामेंट बल्ब है, उसमें करंट गुजरता है तो फिलामेंट गर्म हो जाता है जिसकी वजह से वो हीट पैदा करते हैं और ग्लो करना शुरू हो जाता है, एटसेट्रा। इसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। इसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। ये फिनोमिना कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इस मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने की वजह क्या है? तो याद रखो, चार्ज अगर रेस्ट में पड़ा हो तो कुदरती तौर पे उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये चार्ज की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसी तरह जब चार्ज मोशन में होता है तो कुदरती तौर पर उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये मूविंग चार्ज के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड का पैदा होना भी कुदरती तौर पर है, ये उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो जब भी चार्ज मूव करते हैं तो करंट फ्लो करता है, तो चार्ज मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इस वजह से करंट के फ्लो की वजह से भी कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। और जब कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से पैदा हो रहा हो तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसा मैग्नेट जो करंट की वजह से बन गया। ये इस तरह के मैग्नेट हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है। उसकी वजह है क्योंकि हम जब चाहें इसके मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दें करंट ऑन करके, और जब चाहें इसको ऑफ कर दें करंट को ऑफ कर दें करके। हम चाहें तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें करंट के जरिए, और चाहें तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दें करंट के जरिए। एक और फायदा है इलेक्ट्रोमैग्नेट का कि हम कंडक्टर की शेप को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंडक्टर स्ट्रेट है तो उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो सर्कुलर होगा, और अगर हमारे पास जो कंडक्टर है वो सोलेनॉइड की शेप में है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग बार मैग्नेट की तरह पैदा होगा। और अगर हमारे पास एक ही करंट का लूप है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह प्रोड्यूस होगा। इसकी भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन है, या जितने भी वोल्ट मीटर और एम मीटर डिफ्लेक्शन वाले हम यूज़ करते हैं उन सब में भी यही इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं। जितनी भी मोटर्स हैं उन सब में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। सब मोटर्स के अंदर एक मैग्नेट है और मैग्नेट के अंदर एक कॉइल रखी हुई है। जब उस कॉइल से करंट गुजारते हैं तो वो कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। अब बाहर वाला मैग्नेट उस कॉइल पे फोर्स लगाता है और वो फोर्स उसमें एक टार्क पैदा करती है जो कॉइल को घुमा देती है। तो इस तरह जितनी भी मोटर्स हैं, बेशक पंखे की मोटर है, वॉशिंग मशीन की मोटर है,
ग्राइंडर की मोटर है, किसी भी जगह पर इस्तेमाल होने वाली मोटर है, उन सब में हम यही फिनोमिना इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में से करंट फ्लो करता है तो वो करंट उसमें केमिकल चेंजेस को प्रोड्यूस करता है। इस फिनोमिना को हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। हर लिक्विड में से करंट फ्लो नहीं कर सकता, सिर्फ उसी लिक्विड में से करंट फ्लो करेगा जिसमें फ्री आयंस मौजूद होंगे। तो ऐसा लिक्विड जिससे करंट फ्लो कर सकता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। लिक्विड्स विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। और जब हम इलेक्ट्रोलाइट से करंट गुजारते हैं तो उसमें केमिकल चेंजेस पैदा हो सकती हैं। इन केमिकल चेंजेस को स्टडी करने वाली ब्रांच इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। फिजिक्स की वो ब्रांच जो स्टडी करती है केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय पैसेज ऑफ करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, वो कहलाती है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस करंट को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर लाने और इसमें से ले जाने के लिए हम रॉड्स, प्लेट्स या वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन रॉड्स, प्लेट्स या वायर को हम इलेक्ट्रोड्स का नाम देते हैं। अब जो रॉड या प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है उसको हम एनोड कहते हैं, या जो हाई पोटेंशियल पे होती है दैट इज एनोड। इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एनोड एंड इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। वोल्टामीटर, ये जो बर्तन है जिसमें इलेक्ट्रोड्स भी हैं और इलेक्ट्रोलाइट भी है, इस बर्तन को हम वोल्टामीटर कहते हैं। वेसल कंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड वोल्टामीटर। अब फर्ज करो ये हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने पानी डाला हुआ है। अब पानी में से करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर हम इसमें कॉपर सल्फेट साल्ट को मिक्स कर दें तो कॉपर सल्फेट साल्ट कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर आयंस पैदा हो गए, अब इसमें से करंट फ्लो कर सकता है। अब हम जरा देखते हैं कि एनोड पर क्या होगा। एनोड का पोटेंशियल क्योंकि हाई है तो ये जो सल्फेट आयंस हैं ये एनोड की तरफ मूव करेंगे, और जब ये एनोड पे पहुंचेंगे तो ये एनोड के कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और ये दोबारा कॉपर सल्फेट बन जाएगा और ये सल्फेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। अब यहाँ पर एनोड के कॉपर के साथ सल्फेट रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बन गया और कॉपर सल्फेट दोबारा पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, तो इस तरह एनोड का एक कॉपर कम हो जाएगा, यानी एनोड का कॉपर पानी में डिसॉल्व हो गया। तो इस तरह एनोड पे जो कॉपर है वो डिसॉल्व हो रहा है। अब हम जरा देखते हैं कैथोड पे क्या होगा। ये जो कॉपर आयंस हैं ये लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, यानी कैथोड की तरफ। तो जब ये कैथोड पे पहुंचेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर एटम्स बन जाएंगे, और जब ये कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका बाकी कॉपर एटम्स के साथ एक बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला जो कॉपर है ये कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी महंगी मेटल की कोटिंग कर देते हैं किसी सस्ती मेटल के ऊपर। प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल ऑन एन आर्टिकल ऑफ चीप मेटल। अब आपने जिस मेटल की कोटिंग करनी होती है उसका हम एनोड बना देते हैं ताकि वो डिसॉल्व हो, और जिसके ऊपर कोटिंग करनी होती है उसका हम कैथोड बना देते हैं ताकि उसके ऊपर वो वाली मेटल डिपॉजिट हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।